हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज की स्टेट के लिए, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। फिर उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी होंगी एंड सो ऑन, बहुत सारे फैक्टर्स के लिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, वाटर H2 लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट H2S गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सल्फर का मास ऑक्सीजन से ज्यादा है, डबल है वो। फिर भी H2S का मास जो है एक मॉलिक्यूल्स का 32 प्लस 2 मीन्स 34 है, लेकिन फिर भी वो गैस है। वाटर जबकि 18 है, लेकिन फिर भी वो लिक्विड है। ये क्यों है, किस फोर्स के कारण ये स्टेट चेंज होता है? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग बुक में अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। कुछ बुक में 4 दिए हैं, कुछ में 5 दिए हैं, कुछ में 6 दिए हैं। बट यदि कंप्लीट आपको पढ़ना है तो ये 9 टाइप्स के हैं। हर एक बॉन्डिंग का अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ हैं। सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो है कोवैलेंट बॉन्डिंग। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है आयनिक बॉन्डिंग। तीसरे नंबर पर जो है वो है मेटेलिक बॉन्डिंग। चौथे नंबर पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पांचवें नंबर पर जो है वो आयन डाइपोल। छठे नंबर पर जो है वो डाइपोल डाइपोल। सातवें नंबर पर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आठवें नंबर पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और 9th नंबर पे वैन डर वाल्स फोर्स। उसका दूसरा नाम लंदन फोर्स भी है या तीसरा नाम डिस्पर्शन फोर्स भी है। देखिए, ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर है, जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए जिस जिस मॉलिक्यूल्स में होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होंगे, वो सबसे हार्ड होंगे, वो सबसे मुश्किल होंगे, सब उसे तोड़ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो डायमंड इसीलिए हार्डेस्ट है बिकॉज उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग है। और जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो सबसे कमजोर फोर्स है, सबसे वीक है। तो इसीलिए ये सारे गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसे तोड़ना बहुत ही इजी है। बीच में सारे जैसे जैसे ये 1 से लेके 9 तक बढ़ते हैं तो स्टेट देखिए, ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, गैस है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मोस्टली की बात कर रहा हूं। जनरली ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। जैसे देखिए, जिसमें लंदन फोर्स है, जैसे वैक्स है या ग्रीस है, ये सारे सॉलिड है, लेकिन फिर भी इसमें बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए ये सॉलिड फॉर्म में हो गया। अब हम इन 9 बॉन्डिंग में से 8 बॉन्डिंग को किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यदि उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे उस वीडियो को आप गो थ्रू कर लीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक बॉन्ड्स उसमें हमने डिस्कस नहीं किया था, जो है मेटेलिक बॉन्डिंग। तो आज हम उसी बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज पढ़ते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में। एक बॉन्डिंग जनरली मेटल में होता है। ये कहां होता है? ये जनरली मेटल में होता है। अब देखिए, मेटल में बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए, बॉन्डिंग जो होता है वो 3 वेज से है: इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। बॉन्डिंग जो होती है केमिस्ट्री के अंदर, ये 3 तरीके से होती है। इलेक्ट्रॉन का डोनेट होता है, जैसे हम करें Na ने इलेक्ट्रॉन दिया Cl को और Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये बना Na प्लस और Cl माइनस, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो गया। दूसरा है ये डोनेटिंग
का ये कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्टिंग का ये हो गया। शेयरिंग, जैसे देखिए HCl, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और दोनों की ऑक्टेट पूरी हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग का, बट ये कॉन्सेप्ट मेटल के अंदर लगेगा ही नहीं। रीजन देखिए, मेटल में हमने लिया सोडियम, अब सोडियम मेटल लेंगे तो सोडियम मेटल के अंदर तो हर एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ही है। यहां पर तो हर के पास इलेक्ट्रॉन देने की कैरेक्टर है, लेने वाला तो कोई है ही नहीं। या कोई भी मेटल लीजिए तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही कैरेक्टर है, लेने वाला तो कोई है ही नहीं। फिर वो कैसे आपस में बॉन्डेड होता है? चलिए इस पर बात करते हैं। मेटल के अंदर दो तरह की बॉन्डिंग होती है। मेटल के अंदर दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और दूसरा है ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स। फिर से एक बारी मैं रिपीट कर रहा हूं, मेटल के अंदर दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है और एक ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अब देखिए ये कहां कहां होता है। जनरली यहां डी है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटल होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या कह सकते हैं मेटल। और ये कौन किस में होंगे? ये सभी में होंगे, एस ब्लॉक में भी होंगे, पी ब्लॉक में भी होंगे और डी ब्लॉक में भी होंगे और इवन ये एफ ब्लॉक में भी होंगे। समझे? ये एफ ब्लॉक में होंगे, ये डी में होगा। जब एफ ब्लॉक में जाएंगे तो एफ के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी बात करेंगे। चलिए हम आगे करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता क्या है, समझे? देखिए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या होता है, हमने लिया कोई भी एलिमेंट, जैसे देखिए सोडियम लिया तो सोडियम के क्या देख रहे हैं, सोडियम के बहुत सारे एलिमेंट्स को लीजिए, सोडियम के बहुत सारे एटम्स को लेते हैं, सोडियम सोडियम सोडियम, देखिए सोडियम के सारे एलिमेंट्स लिए, अब इन सारे पर प्लस चार्ज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन थे तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। क्यों लूज करेंगे? टू गेट ऑक्टेट, टू गेट ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन एक एक लूज किया इन्होंने। देखिए ये है सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज हो गया है। कोई भी मेटल का पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसे हम कार्नेल्स कहते हैं। तो ये सोडियम के पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्नेल्स। और ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गए थे ये फिर से दोबारा अट्रैक्ट होने लगेंगे इस कार्नेल से, तो इसे बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में ये मोबाइल है नहीं क्योंकि अट्रैक्टेड है साइमल्टेनियसली बहुत सारे कार्नेल्स से। एक इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड है बहुत सारे कार्नेल्स से साइमल्टेनियसली, इसीलिए ये फ्री नहीं है, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ये फ्री नहीं है।
करते हैं हम कुछ कॉन्सेप्ट, उस पर बात करेंगे। पहले मैं इसको बना लूं। ये देखिए, ये मैंने बना दिया है। आपको कैसा दिख रहा है? ये इलेक्ट्रॉन का एक समंदर टाइप है, इसका नाम ही दिया गया है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्यों? इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और कार्नेल्स जो है उसे अट्रैक्ट कर रहा है। कार्नेल्स क्या कर रहा है? उसे अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसने उसी इलेक्ट्रॉन को लूज किया और फिर अट्रैक्ट कर रहे, ऐसा क्यों? इसका कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार मैं इस पर डिस्कस करता हूं। स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट देखिए, किसी भी एलिमेंट को ऑक्टेट पूरा करना होता है स्टेबल होने के लिए, तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट गेन किया। ड्यू टू दिस इट हैज रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा कॉन्सेप्ट है चार्ज डिक्रीज। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो सोडियम ने अपने चार्ज को रिड्यूस करने के लिए फिर साइमल्टेनियसली जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में थे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है चार्ज डिस्पर्शन। चौथा कॉन्सेप्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और पांचवा कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। छठा कॉन्सेप्ट है रिड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में ये सारे रेजोनेंस यहां नहीं है या स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, बट ऊपर के कॉन्सेप्ट्स यहां लग रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी मेटल में जो एस ब्लॉक के हैं, जनरली जो एस ब्लॉक है उसमें जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो रिलीज हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के थ्रू बॉन्डेड हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसके क्या क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इन चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं या और चीजें हम पढ़ते हैं, देखिए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक सोडियम का रॉड है, ये एक सोडियम का रॉड है जो अब हम इसमें करंट पास कराते हैं। हम पोटेंशियल लगाते हैं, क्यू चार्जेस देते हैं और यहां से फिर ये क्यू चार्जेस पास होता है। अब देखिए फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है। फिजिक्स के अंदर देखिए क्या कहता है। पहला कॉन्सेप्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। देखिए ये कॉन्सेप्ट इस थ्योरी से गलत हो जाता है। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर सकते थे, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, इसमें बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये रिलीज हो जाएंगे, तो ये गैस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेटल क्या होंगे, गैस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा तो ये आपस में बॉन्डेड ही नहीं होंगे, और यदि ये आपस में बॉन्डेड नहीं होंगे तो सॉलिड होने का मतलब ही नहीं है। तो ये सॉलिड हैं क्यों? क्योंकि ये सारे कॉर्नेल्स इलेक्ट्रॉन से साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड हैं, बॉन्डेड हैं, और ना तो कार्नेल्स फ्री है और ना तो इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेटल में बिल्कुल सही नहीं है। अब फिर ये एक्चुअली वाइब्रेट करते हैं, ये थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं फोर्स के कारण। दूसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फिजिक्स के दूसरे कॉन्सेप्ट कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्या होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अब देखिए, जब यहां इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे है? वो तो फ्री है ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं? तो एक्चुअल में ये होता क्या है कि जब हमने चार्ज दिया तो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आते हैं, इससे डिस्टर्ब होता है ये, और इसका वाइब्रेशन हो जाता है। तो वाइब्रेशन अगले इलेक्ट्रॉन पे फिर ये चार्ज ट्रांसफर किया जाता है, और इस तरह ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे पे, दूसरे से अगले पर, इससे अगले पर, इससे अगले पर, और ये इस तरह कंडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन वही रहता है बट वो वाइब्रेट करता है अपनी पोजीशन पे। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और यदि मुझे रस्सी से चारों तरफ से बांध दे और मेरे से एक हाथ की दूरी पर दूसरे तीसरे बहुत सारे लोगों को बांध दे, तो हम फ्री नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं और एक जगह से उठा के दूसरी चीजें अगले को पास कर सकते हैं, तो सामान एक किनारे से दूसरे काइंड तक पहुंच जाएगा। यही है, चार्ज एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्री मोशन नहीं है, ये जस्ट वाइब्रेट कर सकता है अपनी पोजीशन पर। चलिए, तीसरा कॉन्सेप्ट कहते हैं रेसिस्टेंस एंड इट्स रिलेशन विथ टेम्परेचर। कहते हैं कि मेटल के अंदर जो है रेसिस्टेंस होता है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाते हो तो रेसिस्टेंस घटता है। ऐसा क्यों होता है? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि मेटल रेसिस्टेंस जो होते हैं वो मेटल इलेक्ट्रॉन की कोलिजन के कारण होते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा तो हर बारी अलग अलग डायरेक्शन में कोलिजन होगा, हर बारी अलग अलग डायरेक्शन में कोलिजन होगा, तो हर बारी अलग अलग रेसिस्टेंस। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन होगा और जब हीट देंगे तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो ज्यादा कोलिजन होगा तो ज्यादा बढ़ना चाहिए करंट, तो रेसिस्टेंस क्यों होगा? तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। सही क्या चीज है? सही है कि इलेक्ट्रॉन में जब हम हीट देते हैं तो हीट के कारण ये कार्नेल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन में जब हम हीट देते हैं तो ये कार्नेल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं, और ये कार्नेल्स वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाथ में आते हैं। समझ आया क्या होता है? जब हम हीट बढ़ाते हैं तो ये जो कार्नेल्स हैं, ये कार्नेल्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसमें हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। यदि बहुत ज्यादा हीट देंगे तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगा, तो उसका पाथ डिस्टर्ब होगा, पाथ डिस्टर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुकेगा, उसके कारण करंट फ्लो रुकेगी। हेलो, या हम डिस्कस कर रहे थे कि रेसिस्टेंस क्यों होता है मेटल में। रेसिस्टेंस होने के रीजन है कि जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते हैं तो ये कार्नेल्स है, इसमें मास ज्यादा है और इसका वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो जब कार्नेल्स का वाइब्रेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन के पाथ में आएंगे, और इलेक्ट्रॉन के पाथ में आने पर हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, तो उसका मूवमेंट, उसका चार्ज फ्लो कम होगा। इसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए, यदि हम टेम्परेचर घटाते जाएं तो टेम्परेचर घटाते जाएं तो कार्नेल्स धीरे 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 कम होता जाएगा वाइब्रेशन, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर वाइब्रेशन कार्नेल्स की 100% रुक जाएगी। बट उस समय भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, रीजन इलेक्ट्रॉन में नेग्लिजिबल मास है और इसीलिए मूवमेंट होगा। तो ये कंडीशन जहां पर ये देखिए रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमने डिस्कस कर दिया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कार्नेल्स बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि उसके मास है और इसीलिए वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन के पाथ में आएगा और रेसिस्टेंस बढ़ेगा, करंट फ्लो घट जाएगा इससे। अब देखिए, यदि हम टेम्परेचर घटाते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा
जहां पर रेसिस्टेंस जो है 0 हो जाएगा, तो इस समय कंडक्टर सुपर कंडक्टर हो जाएगा। सुपर कंडक्टर क्या होता है? 100% कंडक्शन। तो किसी भी कंडक्टर को, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंडक्टर को आप सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। सिर्फ आपको टेम्परेचर कम करते जाना है और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि जहां पर वाइब्रेशन बिल्कुल 0 हो जाएगा, वो फ्रीज होगा। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी प्रूफ करता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? ये कह रहा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो इंट्रोपी 0। यदि किसी भी चीज का टेम्परेचर कम करते जाए तो उसका वाइब्रेशन जो है, इंट्रोपी जो है, वो कम होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा इंट्रोपी। सिमिलरली यदि हम टेम्परेचर घटाते जाते हैं तो मेटल के अंदर कार्निल्स जो है उसकी वाइब्रेशन कम होती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। अभी तक साइंटिस्ट जो डिस्कवर कर चुके हैं वो -20-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो सुपर कंडक्टर उन्होंने बनाया है। बट हमारी जनरल लाइफ में वो एप्लीकेबल नहीं है। रीजन कि हमें तो 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री पर टेम्परेचर पर वर्क करना है। हमारे घरों में जो टेम्परेचर है वो 20, 25, 30 होते हैं, तो वहां पर सुपर कंडक्टर होना है। तो इसीलिए आज के डेज में हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका 30 से 35% बिजली रास्ते में ही खराब हो जाता है ड्यू टू रेसिस्टेंस। यदि हम कोई ऐसी चीज इन्वेंट कर ले जो 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपर कंडक्टर हो जाए तो पूरी वर्ल्ड में सब इतनी ज्यादा बिजली की जो क्राइसिस है वो सारा रिजॉल्व हो जाए, इतना एनर्जी बच जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कि रेसिस्टेंस जो होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन या उसके कारण, ये गलत है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन फिजिक्स कहता है जब फ्री है तो ये फ्री है तो कहीं भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स तो है नहीं, कह रहा है फिक्स तो है नहीं, ये कहीं भी गया। तो इसमें हम हर बारी जो ड्रिफ्ट निकालेंगे वो अलग। ड्रिफ्ट होता क्या है? ड्रिफ्ट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो वेलोसिटी होगी, याद है। तो यहां तो हर बारी यदि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो हर बारी ड्रिफ्ट अलग अलग होगा, तो वो तो कांस्टेंट या सेम कभी हो ही नहीं सकता, तो उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। एक्चुअल में ये होता ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होता है, तो उसकी बात कैसे कर सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, देखिए ये जो कार्निल्स वाइब्रेट कर रहे थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक आना पड़ा था। देखिए ये वाइब्रेट करना शुरू किया था तो यहां तक आया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट किया तो यहां तक। तो इस इलेक्ट्रॉन ने कहां तक चार्ज ट्रांसफर किया? यहां आकर के चार्ज ट्रांसफर। तो ये जो पोजीशन की जो वेलोसिटी है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है जहां पर वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को चार्ज ट्रांसफर करता है, तो वहां तक आने का एक फिक्स्ड है पोजीशन, जगह फिक्स्ड है, ये हर बारी फिक्स्ड है। तो इसीलिए दिस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूवमेंट करता है, दैट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हर बारी फिक्स्ड होगा, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। और अगला जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम,
अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जितने में फिर इलेक्ट्रॉन वापिस आएगा। जब चार्ज ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन ने, फिर वो वापिस आएगा। एक एग्जांपल से समझिए, मेरे ऑफिस में, मैं यहां हूं, कोई आदमी आया है मेट्रो के स्टेशन तक, न्यू दिल्ली या कहीं, मुझे कहा है कि सर ये सामान मुझे भिजवा दो। मैं अपने किसी आदमी को ये सामान लेके कहता हूँ स्टाफ को, जाओ जल्दी से देकर के आओ। वो फटाफट भाग के जाएगा और वहां पर वो सामान उन्हें हैंड ओवर कर देगा। अब उसके बाद जो वो वापिस आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, वो कोई टेंशन में तो है नहीं, अब रिलैक्स वो करके आएगा, धीरे जाएगा। जाने में हो सकता है उसने 45 मिनट का टाइम लिया हो, तो आने में हो सकता है 1 घंटा का टाइम लो, 1.25 घंटा का टाइम लो, 1.5 घंटे में आए, तो वो धीरे धीरे आएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए ये जो इधर से इधर का मूवमेंट था, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो वापस आने में जो टाइम लगा है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमेशा इस पोजीशन में फिक्स्ड होगा, बट जब इलेक्ट्रॉन हम फ्री कर देते हैं तो वो फिक्स्ड नहीं होगा। तो ये चीजें समझ आ गई। फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को हमने समझाया इलेक्ट्रिसिटी वाले सिलेबस में, इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में। पहला टॉपिक हमने समझाया कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है। जी नहीं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहीं और नहीं जा सकते। एक एग्जांपल देखिए, 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में इलेक्ट्रॉन को यदि हाई वोल्टेज दें 10,000 वोल्ट, और 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसे 3 आवर्स लगेंगे। अब आप सोचो कि हम स्विच यहां ऑन करते हैं अपने घरों में, और 10 मीटर दूर बिजली है, पंखा है, वो तुरंत जलाता है, सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ही नहीं, ये चार्ज का मूवमेंट है। समझे? एक रो में अलाइनमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, एक पे जैसे ही चार्ज दिया वो आगे वहां से चार्ज मूव हो गया। तो इस तरह ये चलता है। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने ठीक किया है या समझा है, फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। दूसरा पॉइंट था कि करंट फ्लो कैसे होता है, बिजली कैसे पास होता है। बिजली इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से नहीं होता है, उसके वाइब्रेशन से चार्ज ट्रांसफर होता है, उसके थ्रू होता है। तीसरा हमने समझाया कंडक्शन कैसे होती है, रेसिस्टेंस कैसे होता है। रेसिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन से होता ही नहीं। देखिए, ये 2 नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव है, नेगेटिव, ये दोनों को आपस में हम टकरा ही नहीं सकते। जैसे ही इसको नजदीक करेंगे ये भाग जाएगा। 2 मैग्नेट्स लो, सेम पोल होंगे तो वो रिपेल करेंगे, समझे? नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे। तो यदि ये नेगेटिव नेगेटिव है तो ये रिपेल करेंगे, कितनी भी स्पीड से लाओ ये रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से टकरा ही नहीं सकते। तो ये बात कि इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। अगला रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का रीजन है कार्नेल्स। कार्नेल्स जितना वाइब्रेट करेगा उसके रास्ते में आएगा, मूवमेंट में आएगा, उतनी ही रेसिस्टेंस होगी। यदि कार्नेल्स को फ्रीज कर दें तो रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा। ये है सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, ये सारा कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम चलते हैं कुछ अगले कॉन्सेप्ट पर। देखिए, इसके कारण, अब इसके कारण ये कहां होता है हमने देखे, ये बताया हमने एस ब्लॉक में होता है। एस ब्लॉक में जो मेटल होते हैं NS1 और NS2, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो इसीलिए इस पे बात नहीं करेंगे। लिथियम टू सीजियम ये सॉफ्ट होते जाते हैं, लिथियम टू सीजियम सॉफ्ट हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस पे कवर करता है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस। लिथियम का साइज छोटा है और सीजियम का साइज बड़ा है, तो लिथियम से नीचे जब जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स जो है चार्ज के कारण, इलेक्ट्रॉन और कार्नेल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो नीचे जाने पर घटता जाएगा। तो इसका इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाएगा और इसकी सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। जैसे देखिए, लिथियम का जो
मेल्टिंग है, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस, सोडियम का 91 डिग्री सेल्सियस, पोटेशियम का 63 डिग्री सेल्सियस, रुबिडियम का 39 डिग्री सेल्सियस और सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस। क्या देखा आपने कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट रहा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटती जा रही है, और यदि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है तो इसके कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट घट रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट। अब देखो आगे की तरफ यदि बढ़ते हैं, जैसे देखो लिथियम के बाद हमने लिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम फिर रेडियो एक्टिव है तो इसीलिए इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन देखिए अब बेरिलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो देखते हैं कितना है। बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट 1287 डिग्री सेल्सियस है, समझे। मैग्नीशियम का 650 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह नीचे जाने पर ये घटती जा रही है। क्या समझे? नीचे जाने पर ये घटती जा रही है। फिर अगला में यदि हम चले, जैसे देखें मैग्नीशियम के आगे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट वो बढ़ेगा। मींस यदि यहां से इस रो में चलते हैं तो चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा 670 डिग्री सेल्सियस के आसपास, थोड़ा सा कम ज्यादा जो भी है। तो सोडियम कहा 91 से ये 650 से 660 670 के आसपास है ये, एंड सो ऑन। तो इस तरह हमने देखा इधर से इधर, यहाँ +1 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ +3 चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। तो सोडियम का इसीलिए कम, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा, एल्युमिनियम का उससे भी ज्यादा। ऊपर से नीचे जाने पर क्योंकि साइज बढ़ने लगी तो साइज बढ़ने के कारण उसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने लगती है। अब इसके कारण जब कुछ उसके कंपाउंड्स बनते हैं उनमें भी प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे मैं दिखाता हूं, सोडियम के ही हम एलिमेंट्स बनाते हैं। सोडियम, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। देखिए इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सारे आयनिक बॉन्ड्स होंगे। तो ये 605 डिग्री सेल्सियस, 801 डिग्री सेल्सियस, 770 डिग्री सेल्सियस, 718 डिग्री सेल्सियस, 645 डिग्री सेल्सियस। क्या देखा आपने? हमने देखा कि लिथियम में एक्सेप्शन हो गया, थोड़ा लिथियम का एक्सेप्शन हो गया और बाकी में नीचे जाने पर घट रही है। लिथियम में एक्सेप्शन हो गया और बाकी पर नीचे जाने पर घट रही है। तो सबसे हाईएस्ट है सोडियम का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिथियम क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। कोवेलेंट कैरेक्टर आने से इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो हो गई, समझे। और इसमें आयनिक कैरेक्टर है लेकिन नीचे जाने पर इसकी आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। सॉरी, आयनिक कैरेक्टर जो है हाँ डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज बढ़ती जा रही है तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होने से धीरे धीरे उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गए। दूसरी बात, साइज भी बड़ी हो गई। साइज बड़ी होने से क्या होता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी। साइज बड़ी होने से क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट। तो ये हमने एस ब्लॉक के लिए किया। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के लिए यदि हम करेंगे
पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में जैसे देखिए बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब सारे जो है ये नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स तो कुछ ही हैं, ये मेटल्स हैं, ये हैं यहां पर मेटल। तो यहां पर ये जो है मेटल, यहां पर ये जो बॉन्डिंग होती है इनकी, वो ओनली थ्रू एस सबसेल इलेक्ट्रॉन, एस के इलेक्ट्रॉन के कारण, जैसे एल्युमिनियम में आया, या हम गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, या आदर्श करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा मेटल है ही नहीं। अब हम करते हैं डी ब्लॉक के कारण। डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक भी कह सकते हैं और एफ ब्लॉक भी। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहां दिख रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादा मेटल्स है ही नहीं, तो अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, येट्रियम, लिंथेनम, एक्टिनियम, Zr, HF, Nb, Ta and so on, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, और ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, Hg। बाकी बीच वाले छोड़ देते हैं, हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां से यहां तक जब जाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, यहां से यहां तक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, और यहां से यहां तक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज और यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। दूसरी बात, सबसे हार्डेस्ट मेटल मालूम है कौन सा है? टंगस्टन। ये हार्डेस्ट मेटल है। और मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म। क्यों? मेरा क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अलग ट्रेंड है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, मैंगनीज से जिंक तक घटता है, और मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और टंगस्टन हार्डेस्ट है। इनके कुछ देखते हैं कितने कितने हैं इनकी। आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट है 1538 डिग्री सेल्सियस, जिंक की 419 डिग्री सेल्सियस, कैडमियम 321 डिग्री सेल्सियस, और मरकरी -38.9 डिग्री सेल्सियस, कॉपर 1085 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर 961 डिग्री सेल्सियस, और गोल्ड 1064 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन है 3422 डिग्री सेल्सियस। इस तरह हमने अलग अलग मेटल्स की, ये मेटल। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी सबसे हार्डेस्ट है। और इवन जो हमारा बल्ब का फिलामेंट है, जो हम पहले बल्ब बनाते हैं उसका जो फिलामेंट था, उसमें हम टंगस्टन का लगाते हैं फिलामेंट। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण जल्दी से मेल्ट नहीं करता है। हमारे बल्ब के अंदर इनर्ट गैस
होते हैं, नोबल गैस होते हैं, और उस केसेस में बल्ब का फिलामेंट जो है 6000 डिग्री सेल्सियस तक भी मेल्ट नहीं करता है। लेकिन नॉर्मल यदि करें, जैसे बल्ब में एक छोटा सा भी छेद हो जाए और हम उसको लगाएंगे बिजली में तो जल जाएगा फटाक से फिलामेंट। इसका मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर पर, जो अभी का एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें ये इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पे पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यदि इनर्ट हो तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पिघलेगा। तो हमारे बल्ब के अंदर जो टेम्परेचर होती है वो अराउंड 6000 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। हाँ, बहुत ज्यादा वोल्टेज आता है तो वो भी फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होना का मतलब है कि टंगस्टन मेल्ट हो गया, कहीं से टूट गया सर्किट। ठीक है, तो टंगस्टन का सबसे हार्डेस्ट है और यहां नीचे जाने पर ये बढ़ता है, तभी तो सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट ग्रुप जो है, सबसे हाईएस्ट ग्रुप है वो ये है, और उसमें भी सबसे हार्डेस्ट जो है या हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका है, टंगस्टन का, इस ग्रुप में। तो ये नीचे जाने पर बढ़ती है और यहां पर देखिए ये नीचे जाने पर घटती है, ये नीचे जाने पर घटती है। ऐसा क्यों? देखिए इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक में यहां पर डी ऑर्बिटल में देखिए, यहां पर D1, D2, D3 और D5 S1, और यहां पर D5 S2 D4, यहां पर D6 हो जाएगी तो अनपेयर्ड 4 हो जाएगा S2, और यहां पर D10 S1 और यहां पर D10 S2। तो यहां पर जो बॉन्डिंग होती है, यहां पर तो टोटली यहां पर S एंड D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट, किसमें? S एंड D इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट इस वाले ग्रुप में, और इस वाले ग्रुप में ओनली S इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट। देखिए जिंक, कैडमियम और Hg में जो है इलेक्ट्रॉन C मॉडल होगा, ये सिर्फ इसके कारण बॉन्डिंग होगी। डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 0। तो जो बॉन्डिंग होगी मेटेलिक, वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होगी, और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने लगेगी, और इसीलिए इसकी 419, इसकी 321, और ये तो इवन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट हो गया। क्यों? बिकॉज यहां पर कोई भी डी इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग नहीं है, और यहां पर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। यहां पर क्या है? एस की भी बॉन्डिंग है। जैसे देखिए एस में 1 इलेक्ट्रॉन और डी में 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर डी में 5 इलेक्ट्रॉन, मींस यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए टंगस्टन हार्डेस्ट है। नीचे जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग जो है कंटेंट इंक्रीजेज, overlapping content directly proportional to size। तो साइज बढ़ेगी तो ओवरलैपिंग बढ़ेगा, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। समझ आया? नीचे जाने पर जो है ओवरलैपिंग बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग बढ़ेगा, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इससे नीचे फिर वो रेडियोएक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए इस पे बात नहीं करते हैं। तो टंगस्टन हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे हार्डेस्ट मेटल है, और मरकरी हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में सिंगल लिक्विड मेटल है। इसका रीजन हमने एक्सप्लेन कर दिया। मैं आशा करता हूं आपको मेटेलिक बॉन्डिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हमने समझा दिया है। यदि फिर भी कुछ चीजें आपको डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू और डिस्कशन कर सकते हैं, फोन के थ्रू डिस्कशन कर सकते हैं, या आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। आगे जो और 8 जो बॉन्डिंग था, इसका 8 जो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्डिंग थे
उन बॉन्डिंग को हमने एक सेपरेट 2 वीडियो में दिया है, तो आप उनको वहां से गो थ्रू करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।